नमस्ते साथियों। गांव सरकार की 50वीं कड़ी में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। ये कड़ी जो है ज़रा थोड़ा इसमें एक विशेष इसमें चर्चा करेंगे। अभी तक जिन भी कड़ियों में मैं आपसे बातचीत कर रहा था उसमें गांव सरकार के बारे में बता रहा था, अन्य राज्यों के तुलनात्मक अध्ययन के बारे में बता रहा था। लेकिन इस बार जो गांव सरकार के बारे में एक विशेष चीज़ आई है और वो मैं आपको बताऊंगा और उसकी चर्चा करने जाऊँगा और ये जानना चाहेंगे आपकी वो विशेष चीज़ क्या है। मैंने पहले भी बता चुके हैं, इसी चर्चा के दौरान आपके साथ आपको बता चुके हैं कि 1 जून से 9 जून तक हम लोगों ने एक गांव सरकार बनाओ के लिए अन्न जल संकल्प अभियान की शुरुआत की थी और ये बलिया से शुरू होके और गाजीपुर में ये संपन्न है। वैसे तो ये योजना ये थी कि 1 जून से जो कार्यक्रम शुरू होगा वो बलिया में पहले होगा, फिर गाजीपुर में होगा, फिर मऊ होगा, फिर आजमगढ़ होगा, पूरे के पूरे इन 4 जिलों में और आसपास के जिलों में करीब 1 महीने का कार्यक्रम था। लेकिन आजमगढ़ में लोकसभा चुनाव होने के कारण ये बहुत सी बार ये मीटिंग वीटिंग करने में या जनसंपर्क करने में दिक्कतें आती, तो इसलिए आजमगढ़ का स्थगित कर दिया गया। तो अब ये इसके बाद 9 के बाद आजमगढ़ ही जाना था, लेकिन वो स्थगित कर दिया गया और ये अब ये 25 तारीख से फिर ये कार्यक्रम 25 से लेके और 30 तक ये कार्यक्रम फिर चलेगा। तो ये अन्न जल संकल्प अभियान का जो ये हम लोग का कार्यक्रम चल रहा है, इसके अनुभवों के बाद से आपको हम चाहते हैं कि मैं आपको अवगत कराऊं ताकि आपको भी ये उत्सुकता होगी कि यह कार्यक्रम कैसा रहा, कहाँ कहाँ चला और कैसे लोगों ने इसको किस तरह से गांव में इस भीषण गर्मी में 1 जून से आप समझ रहे हैं कि बहुत ही भीषण गर्मी थी और इस भीषण गर्मी में इस कार्यक्रम को कैसे सफलतापूर्वक चलाया गया, ये आप सबकी जिज्ञासा होगी। तो शुरू करते हैं। ये जो कार्यक्रम है अन्न जल संकल्प अभियान का, तो 1 जून से लोकनायक जयप्रकाश नारायण के गांव से शुरू करना था और इसलिए लोकनायक जयप्रकाश के गांव को चुना गया था कि जयप्रकाश नारायण ने तो यहाँ तक गांव के बारे में कहा था कि अगर गांव नहीं होते तो अंग्रेज जो है भारत को ही ख़त्म कर चुके होते। चूँकि जयप्रकाश नारायण ने इतनी बड़ी बात कही थी गांव के बारे में और हमेशा वो भूदान में जो अपने यज्ञ में जो वो तो भूदानी हो गए थे और उस भूदान अभियान में उन्होंने हमेशा गांव स्वराज के बारे में बहुत जोर दिया था। तो हमने सोचा कि इससे बेहतर उपयुक्त उत्तर प्रदेश में कोई दूसरा स्थान नहीं हो सकता है जहाँ से कि इस अन्न जल अभियान को शुरू किया जाए। अन्न जल अभियान के बारे में आपको ये बताएंगे कि अन्न जल अभियान में क्या होता था और ये भी हम बताएंगे कि कैसे ये कार्यक्रम का क्या रूप देखा थी। लेकिन आप बताएं कि आपको 1 तारीख को हम लोग लखनऊ से 10 बजे चले और 6 बजे हम लोग जयप्रकाश के गांव सिताब देरा, तो गांव का नाम है सिताब देरा, लेकिन उसको अब जयप्रकाश नगर कहा जाता है, वहाँ पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर एक नई चीज़ हम लोग को जानने को मिली कि जयप्रकाश नारायण के गांव पहुंचने के लिए जब हम लोगों ने पूछा कि जयप्रकाश नारायण जी का वो स्मारक स्थल कहाँ है, तो गांव के लोगों ने रास्ते में बताने लगे कि कहाँ जाना चाहते हैं, पुराने वाले भी जाना चाहते हैं कि नए वाले भी जाना चाहते हैं। तो हम लोग तो को मालूम नहीं था कि पुराना नया, तो ये एक बड़ी दुविधा की स्थिति पैदा हो गई। तो बाद में जब वहाँ पता लगा कि एक स्मारक बहुत पहले से जो जयप्रकाश नारायण का अपना घर था उसी को स्मारक का रूप दे दिया गया है और यहाँ एक म्यूजियम बन गया है और बड़ा उसको एक तो वो स्थान है, दूसरे बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने एक अलग स्थान पर एक उनका स्मारक बनाया है, तो वो नया है। तो अब इसका कारण क्या है ये भी समझ लीजिए कि जयप्रकाश नारायण का घर बिल्कुल गंगा नदी के किनारे बॉर्डर पे ही है, बिहार और उत्तर प्रदेश के। तो कुछ क्षेत्र उनके बिहार में पड़ते हैं और कुछ क्षेत्र उनके उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। तो दोनों सरकारें दावा करती हैं कि जयप्रकाश हमारे थे। ये अच्छी बात है, महापुरुषों को के बारे में अगर कई सरकारें
दावा करती हैं, उनका स्मारक बनाती हैं, तो कोई ये तो अच्छी ही बात है। तो बिहार सरकार ने भी स्मारक बनाया उनका, उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया, और केंद्र सरकार ने भी उनके लिए जो नया स्थान बनाया उसी की जगह पे वहाँ केंद्र सरकार ने भी एक उनके लिए स्मारक बनाया। तो एक अच्छी बात है। ये हम लोगों को पहले से नहीं पता था, वहाँ जाने पर ही पता लगा कि जयप्रकाश के ऐसे स्मारक। हम लोग वहाँ कार्यक्रम स्थल पर सीधे कार्यक्रम स्थल पर पहुँचे, और कार्यक्रम स्थल क्या है कि जो स्मारक है उनका, जयप्रकाश नारायण का जो घर है, और उसके बगल में ही उनका वो पूरा गांव है। और ये लोग कहते हैं कि ये जो गांव है वो जयप्रकाश नारायण ने भूदान में अपनी सारी ज़मीन दे दी थी, लोगों को बांट दिया था, सबको घर बनाने के लिए, बाद में खेती के लिए भी ज़मीन दे दी। तो पूरा उन्हीं के, उनके परिवार के लोग जमींदार थे, तो उन्होंने जो भूदान में अपना ज़मीन दान कर दिया था, वो सारा ज़मीन उन्हीं के ज़मीन पे वो पूरा एक गांव बसा हुआ है। और वो और लोग बता भी रहते हैं कि हम लोग आपस में यहाँ जितने जहाँ जो लोग भी यहाँ हैं वो जयप्रकाश जी द्वारा दिए गए ज़मीन पे ही बसे। तो ये देखिए कितना बड़ा उनका हृदय था कि उन्होंने अपना सारी ज़मीन दान कर दी, और लोगों को पूरा का पूरा एक तरह से उन्होंने वहाँ गाँव बसा दिया। तो अच्छा लगा बहुत ही। हम लोग इस बात को भाई, ये नई नई जानकारियाँ होती। ये तो है कि थोड़ी बहुत ज़मीन किसी को दे दिया गया, लेकिन पूरा का पूरा गांव जो है उनका बसाया हुआ हो अपनी ज़मीन में, ये अपने आप में एक बड़ा रोचक और बड़ा ये लगा कि ऐसे ऐसे महापुरुष होते हैं जो कि जब उनका वक्त आता है, तो जब करने की चुनौती उनके सामने आती है तो केवल कहते नहीं हैं, करते भी हैं। तो वो जयप्रकाश नारायण ने करके भी दिखाया। हम लोग उसमें कार्यक्रम स्थल पर गांव में बगल में ही, गांव के बीचों बीच में ये कार्यक्रम हुआ, क्योंकि ये कार्यक्रम की शुरुआत थी कि कैसे इस कार्यक्रम को वहाँ से शुरू करना है। अब ये अभियान तो चलेगा, ये जल संकल्प अभियान चलता रहेगा, लेकिन शुभारंभ वहीं से करना था। तो वहाँ पहुँचा गया, और जो रूपरेखा है उसको मैं बता दूँ कि इस पूरे जो हम लोगों ने कार्यक्रम बनाया है कि अन्न जल अभियान का जहाँ जहाँ भी ये बैठकें होंगी या सभाएँ होंगी, उसका कैसे हम लोग उसको क्या रूपरेखा है, तो मैं उसको बता दूँ। इसमें रूपरेखा ही बनाया गया है कि पहले जहाँ भी हम लोग पहुँचेंगे बैठक सभा के लिए, तो वहाँ पहले राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना करेंगे। तो एक तो ये हो गया कि राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना वहाँ कार्यक्रम स्थल पर स्थापना की जाएगी। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानपूर्वक ऊंचे बांस में लगा के वहाँ एक राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना की जाएगी। उसके बाद कार्यक्रम, राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना के बाद कार्यक्रम की शुरुआत होती है। अब कार्यक्रम की शुरुआत करने का जो ये रूपरेखा बनाया गया उसमें यह कि शंख और घंटा बजाया जाएगा। घंटा और शंख के द्वारा पहले कुछ देर तक शंख और घंटा बना के वहाँ बजाया जाएगा। और इसके पीछे मंशा ये है कि लोगों को जागृत किया जाए। हमारी जो भारतीय परंपरा है उसमें जागृत करने का घंटा और शंख ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मानी जाती है। और इसके बड़े पॉजिटिव और सकारात्मक ये साउंड निकलता है, स्वर निकलता है, जिससे कि लोगों के अंदर पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मकता आती है, जो नकारात्मकता रहती है वो ख़त्म होती है। तो इसलिए पहले झंडा और वो घंटा और शंख से इसकी शुरुआत की। उसके पश्चात ये किया जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज चूँकि स्थापित है तो उसको सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय गान सभी लोग खड़े होकर, जितने भी उपस्थित लोग वो खड़े होकर राष्ट्र गान करते हैं और भारत माता की जय का आह्वान किया जाता है, नारा लगाया जाता है। और भारत माता की जय के बाद फिर कार्यक्रम की शुरुआत होती है। कार्यक्रम के दौरान ये लोग, हम लोग जितने वक्ता हैं या मैं भी, लोगों को गांव सरकार क्या है, गांव सरकार क्यों लागू होना चाहिए, ये कैसी व्यवस्था है, ग्राम पंचायत क्या है और गांव सरकार में क्या अंतर है, गांव पंचायत जो तो गांव में चली रही लेकिन फिर गांव सरकार की क्या ज़रूरत है, इसको हम विस्तार से बताते हैं। क्योंकि इसको मैं दोहराना नहीं चाहता। गांव सरकार के बारे में क्या है, गांव पंचायत क्या, ये सब आपको बार बार मैं इस के दौरान में बता चुका हूँ। तो वही बातें हम लोग वहाँ जनता को सीधे बताते हैं। और एक बात और बताऊँ कि बड़ा एक रोचक बात है कि पहले जब हम लोग पहुँचते हैं तो वो लोग बिल्कुल ये सोचते हैं कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं। उन लोगों को समझ में नहीं आता, बिल्कुल भौचक्का होके वो देखते रहते हैं।
लेकिन जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ता है, जैसे घंटा और शंख बजाया गया तो उनको चेतना आती है, फिर होते हैं, फिर जन गण मन का जब गायन होता है तो फिर उनको एक लगता है कि ये कुछ हो रहा है। और जब बात जो लोगों के विचार सुनते हैं, तो मेरे विचार चाहे और लोगों के विचार, तो मैंने देखा कि एक बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन उनके मन में आ गए। और वो लोग उनको ये लगता ही नहीं था कि भाई इतनी महत्वपूर्ण बात, इतने संवैधानिक अधिकार हमारे हैं, इनके बारे में आज तक लोगों ने नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? उनको अचंभा होता है। और उनका कि अरे हम लोगों के पास इतने अधिकार है, गांव के साथ इतनी ताकत है गांव की, और सारी व्यवस्था चलाने का हमको संविधान ने व्यवस्था दिया है। तो उनको लगता है कि कितना उनके साथ धोखा हुआ है। ऐसे चेहरे पर उनके भाव आते हैं और धीरे धीरे उनके अंदर एक बड़ी खुशी और प्रसन्नता होती है। और ये कहने लगता है कि ऐसा अगर लागू हो जाता तो फिर तो सारा देश ही बदल जाता, हम लोगों की ज़िंदगी बदल जाती, सारा देश बदल जाता। इस तरह के भाव वो प्रकट करने लगते हैं। और इसके बाद जब वो समझ जाते हैं तो हम लोग अंत में अन्न जल संकल्प अभियान का जो संकल्प, उसमें जो अन्न जल लेकर जो संकल्प दिलाते हैं, वो संकल्प दिलाया जाता है। अब वो संकल्प कैसे दिलाया जाता है कि देखिए, अंजलि में अन्न और जल वो उनको दिया जाता है, और उसके बाद वो संकल्प लेते हैं और उनसे कहा जाता है कि देखिए ये जो संकल्प है, जब भी आपने गांव सरकार के बारे में सुना, तो गांव सरकार के बारे में आप समझते हैं कि गांव सरकार बननी चाहिए, तभी ये संकल्प लीजिए, स्वेच्छा से लीजिए, कोई दबाव नहीं। बार बार इस बात उनको कहा जाता है कि देखिए ये आप स्वेच्छा से संकल्प लीजिए। और बताया जाता है कि संकल्प ये है कि हम अन्न जल को साक्षी मानकर यह संकल्प लेते हैं कि अगर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गांव सरकार लागू नहीं करते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव में मैं उनको वोट नहीं दूंगा। तो ये संकल्प होता है। और ये संकल्प पहले बता दिया था कि देखिए यही संकल्प लेना है, आप समझ लीजिए और आप स्वेच्छा से संकल्प लेना। लेकिन वो इस संकल्प लेने में मैंने जो अनुभव हुआ, ये 9 दिन का अनुभव, और इस 9 दिन के अनुभव में 1 तारीख से जो शुरू हुआ, वो करीब हर रोज़ 3-4 गांव में इस तरह के कार्यक्रम होते थे। तो समझ लीजिए कि 30 से लेकर 35-40 कार्यक्रम हुए, लेकिन कहीं ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि किसी ने कोई हिचकिचाहट की हो यह संकल्प लेने की। तो जब उनके जैसे ही गाँव सरकार के बारे में समझ में आती थी, उनको लगता था कि ये तो लोगों ने हम लोगों के साथ बहुत धोखा किया, बहुत गलत किया, हमारे अधिकार नहीं दिए, जो अधिकार हमको मिलना चाहिए था उसको। ये संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक व्यवस्था है, और वो उसको न देकर मेरे बहुत एक तरह से मैं तो वो यहाँ तक कहा कि साहब ये लोगों ने तो हम लोगों के साथ गद्दारी किया, ये नेताओं और अधिकारियों ने तो एक तरह से गद्दारी किया, और एक तरह से अधिकारियों नेताओं के प्रति काफ़ी रोष भी देखने को मिला कि ये लोग गद्दारी हम लोगों के साथ किए हैं। तो ये देखने को मिला। तो इसके बाद जब वो संकल्प लेते हैं तो उसके बाद फिर एक बार भारत माता की जय और गांव सरकार की जय, और एक और नारा दिया जाता है कि मातृभूमि की जय। मातृभूमि की जय क्यों दिलाया जाता है कि ताकि वो लगे कि जहाँ वो रह रहे हैं वो उनकी मातृभूमि है, और उसकी व्यवस्था जितना बेहतर ढंग से वो चला सकते हैं, जिसकी मातृभूमि की रक्षा वो कर सकते हैं, अगर उनको अधिकार दे दिया जाता तो जितनी जिम्मेदारी से वो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकते हैं वो और दूसरा कोई नहीं करेगा। तो उनको अधिकार संविधान ने दिया है, तो अपने मातृभूमि के प्रति कर्तव्य निभाएंगे। दूर बैठा हुआ आदमी कोई मातृभूमि के प्रति उतना उनको एक निर्वाह नहीं करेगा जितना कि वो अपने मातृभूमि के प्रति जो लगाव है वो ऐसा निर्वाह करें। तो वो ये कहते हैं और बड़े जोश शोर के उत्साह के साथ तीनों नारा लगाते हैं, भारत माता की जय, गांव सरकार की जय और मातृभूमि की जय। तो ये देखने को मिला। तो इसी प्रक्रिया को जयप्रकाश नारायण जी के गांव पे ये इसी प्रक्रिया के अनुसार पूरा का पूरा कार्यक्रम हुआ, और कार्यक्रम के हम लोग का करीब 6 बजे से लेकर 8 बजे तक पहली तारीख को गांव में कार्यक्रम हुआ, और 2 घंटे कार्यक्रम में सभी लोग खूब उत्साह से उन्होंने भागीदारी की। उसके बाद जो हम लोगों ने जो उनका
स्मारक स्मारक था जयप्रकाश नारायण का, जो प्रतिष्ठान है, उसको बोलते हैं कि जयप्रकाश नारायण स्मारक प्रतिष्ठान, एक ट्रस्ट है जो कि उनके स्मारक को देखता है और वही म्यूजियम को देखता है। तो वहाँ उनके जो प्रबंधक थे श्री अशोक सिंह जी, वो बहुत ही सहृदय थे और उन्होंने हम सब लोगों को, जो हम लोगों के साथ 20-30 लोग थे, सबको उन्होंने भोजन पर आमंत्रित किया और हम लोग गए। और सबसे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि हम सभी लोगों को, जो 25-30 लोग थे, सभी लोगों को उन्होंने उसी आंगन में, जो जयप्रकाश जी के घर का आंगन है, वहाँ बैठ के उन्होंने बड़े 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 प्रेम से बहुत सुंदर स्वादिष्ट भोजन सब लोगों को कराया। तो ये देखिए, जब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप समाज के लिए, देश के लिए अगर आप तत्पर होते हैं कुछ करने के लिए, तो एक से एक सहृदय लोग मिलते जाते हैं और वो अपना उनको कहना नहीं पड़ता है, उनके अंदर ऐसी प्रेरणा आती है कि लोग इस तरह से आपका सहयोग भी करते हैं और सत्कार भी करते हैं और स्नेह भी दर्शाते हैं। उन्होंने हम लोग के रहने की भी व्यवस्था, अपने उसी रात्रि विश्राम के लिए भी बहुत ही अच्छी व्यवस्था वहाँ की थी। तो ये जयप्रकाश नारायण का ये जो हम लोग का जो अभियान है, इसकी शुरुआत मुझे लगा कि बहुत ही अच्छे जगह से और बड़े ही कि बिना किसी व्यवधान के बड़े सुंदर ढंग से ये इसका प्रारंभ हो गया। तो वहाँ से हम लोग फिर सुबह हम लोग साथ जो ये पूरा अभियान है, इसके संयोजक हैं श्री ब्रजभूषण दुबे। तो ब्रजभूषण दुबे जी ये एक बहुत बड़े यूट्यूबर भी हैं और वो एक ब्रजभूषण मार्कंडे के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है और लगभग 15 लाख उनके सब्सक्राइबर हैं। तो उन्होंने पूरे जयप्रकाश के स्मारक पर और उस म्यूजियम का और उनके घर का पर एक अपना इन्होंने एक अपना वो भी किया, छायांकन भी किया। तो पूरा एक अपना चैनल वो बनाया, अपना एक प्रोग्राम भी बनाया। तो उसमें भी हम लोग अशोक जी के साथ पूरे गांव में पूरे उनके घर पे जगह जगह का उन्होंने बताया कि यहाँ चंद्रशेखर आते थे, यहाँ जयप्रकाश बैठते थे, यही इसी आंगन में ये कार्यक्रम होता था, उनके परिवार के लोग थे, क्या क्या सामान था। फिर हम लोग गए वहाँ, जो म्यूजियम था, वो म्यूजियम भी बहुत ही करीब करीब बहुत ही संपन्न म्यूजियम था। इस दृश्य में कर रहा हूँ कि वहाँ सारे जयप्रकाश जी के जीवन की तमाम सूचनाओं और जो घटित हुई थी उसका छाया चित्र और ये सारी चीज़ें लिखित थी। और वहाँ भी हम लोग को देखने को मिला कि किस तरह ग्रामीण मामलों में जयप्रकाश नारायण के क्या क्या विचार थे, उन्होंने सारा वहाँ लिखा हुआ था, वो हम लोगों ने पढ़ा भी और कुछ जगहों पे हम लोगों ने उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी उन चीज़ों का करवाया। तो ये जयप्रकाश जी से फिर वहाँ से हम लोग उस गांव के प्रधान के यहाँ गए, उन्होंने हम लोग को आमंत्रित किया और आमंत्रित किया था कि आइए हम लोग के यहाँ चाय पी के तभी आगे बढ़िए। तो हम लोग उनका नाम है अशोक यादव जी। तो उनके यहाँ में हम लोग गए और उन्होंने बहुत सारे गांव के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी, हम लोग जाने। और उन लोगों ने कहा कि हम लोग पूरे आपके इस अभियान के साथ हर तरह से साथ। तो ये हमने इसको तो विस्तार से पहले दिन का इसलिए बताया कि आप जान लीजिए किस तरह से इस कार्यक्रम को हम शुरुआत कर रहे हैं और किस तरह से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। तो इसके बाद पहली तारीख के बाद हम लोग इसको और भी जितने साथी थे तो सभी लोग साथ चलते थे। अब ये धूप तो बहुत थे और बड़ी गर्मी भी थी। तो लेकिन ये बड़ी खुशी की बात है कि जितने भी साथी थे वो कोई और हम सब लोगों को कोई ऐसा नहीं है कि धूप ने डरा दिया हो। हम उसी में आगे बढ़ते रहे और उसमें सुबह भी 2 कार्यक्रम करते थे, दोपहर के बाद भी 2 कार्यक्रम करते थे और रात को विश्राम जहाँ करते थे वहाँ तमाम लोगों के साथ बैठ के चर्चा करते थे। तो इस तरह आप देखिए कि इस कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई जयप्रकाश नारायण से, इर्द जी के गांव से, और वो आगे आगे बढ़ती गई। बलिया में हम लोग 5 दिन रहे और उसके बाद करीब 4-5 दिन गाजीपुर में भी रहे।
और तमाम अनेक गांव में इस कार्यक्रम को हम लोग इस कार्यक्रम को बारे में लोगों को बताया। तो जो मुख्य मुख्य बातें जो हम लोग इस कार्यक्रम के दौरान अपनी बात बताते थे, और जैसे बताया कि आप कैसे उसी जो रूपरेखा मैंने बता दिया कि यह घंटा, झंडा, फिर संकल्प, ये सब लिया जाता था और राष्ट्रगान होता था, ये सब होता था। लेकिन जब कार्यक्रम के दौरान बहुत सारे लोग परिवारों से भी हम लोग मिले और ये बड़ी सुखद अनुभूति थी। परिवार के लोगों से मिले, वो परिवार के लोगों ने बड़ा सत्कार किया, सम्मान किया। और ये मुझे अनुभव हुआ कि देखिए, जो भारत में गांव की जो अभी भी हमारे भारत में असली भारत गांव में ही अभी भी बसता है। असली जो गांव में प्रेम और सौहार्द और अतिथि सत्कार, सबसे बड़ी बात है कि जो अतिथि सत्कार, इस पूरे 9-10 दिन के बीच में हम लोगों को कहीं भी ये नहीं लगा कि हम लोग किसी नए लोगों से मिल रहे हैं, नए जगह जा रहे हैं। और हम लोगों के साथ जितने लोग थे उनको भी तो, वो लोग तो उनके लिए उनके खाना पीना का इंतजाम तो होता ही था। उसके साथ भी हम लोग जहाँ भी गए, जिनके यहाँ रुके, वो लोग 50 आदमी को, कहीं कहीं तो सैकड़ों 100 आदमी को, उनका भी वो लोग खाना बनाते थे और उनको भी खिलाते थे। मतलब एक जैसे लगता था कि जैसे भंडारा लगा हुआ है। तो ये अतिथि सत्कार का ये जो स्वरूप हम लोग को 10 दिन देखने को मिला, ये भारत में ही संभव है और भारत के गांव में संभव है। शहर में तो ये मैंने नहीं देखता कि आप कोई इस तरह से कोई अपने आपको आपकी शारीरिक सुख सुविधा के लिए मिला, कोई अपवाद नहीं है। ये कहे कि हो सकता है कि कुछ जगह मिलेगा, नहीं, कोई अपवाद नहीं था। पूरे 10 दिन हम लोग को मिला और सभी साथियों को इस बात का एहसास हुआ कि हम लोग को कोई दिक्कत। और तो ये एक बड़ी बात हमारे देश की है और मैं हमेशा बार बार ये कहूँगा और मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि भारत की ये जो विशेषता है, हर हालत में इसको बचाए रखना है। और ये बचेगा तभी जब हम लोग भारत गाँव को मिटने से बचा लेंगे। और गाँव को मिटने से बचाने का एकमात्र तरीका है कि जितनी से जल्दी हो सके गाँव सरकार की व्यवस्था लागू कर दी जाए। क्योंकि जब गाँव व्यवस्था लागू हो जाएगी तो, हालांकि कोशिश हो रही है कि भारत के गाँव को बिल्कुल नकली शहर टाइप का बना दिया, कस्बा टाइप का में परिवर्तित कर दिया जाए, लेकिन वो कस्बे में भारत अगर बन गया तो समझ लीजिए नष्ट हो जाएंगे। तो गांव में ही रह के उसको विकसित करने के लिए हम लोग बार बार जो बात कह रहे हैं, तो गांव सरकार से तो एक सबसे बड़ी ये चीज़ हमको देखने मिली, जो बात मैं आपको बार बार बताना चाहता हूँ। ये मैंने कभी नहीं बताया कि वो गाँव में जो अतिथि सत्कार का ये एक परंपरा चीज़ है, वो भी अभी बरकरार है। अगर उसको हम बचा लिए तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी हमारी एक थाती है, जिसको थाती बोलते हैं, वो बरकरार है। और लोगों ने चाहे परिवारों का जो लोग, परिवार के लोग जिस तरह से खाना पीना और चारपाई और बिस्तर और ये और वो चीज़ देते रहे, ये अपने आप में समझ लीजिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और मैं कहता हूँ कि अस्मरणीय यादगार के रूप में हम लोग हमेशा रहेगी। अब थोड़ा सा चर्चा कर लें कि कुछ जब गांव में जब हम लोग गए तो उन लोगों को, वैसे मैंने कहा कि उनको इसके बारे में कभी किसी बताया नहीं गया। अब देखिए, गांव में जब बातचीत में जब बातें हम लोग बताई गई तो उन्होंने कहा साहब हम लोग तो कुछ भी नहीं जानते हैं, हम लोग तो यही समझते हैं कि गाँव में प्रधान और सचिव, यही लोग दो मुख्य होते हैं। यही प्रधान और सचिव लोग मुख्य होते हैं। अब बाहर बैठे क्या हो, प्रधान और मुख्य सचिव लोग, यही लोग दो लोग मुख्य होते हैं। तो और उनके बारे में उनको पता नहीं है कि ये लोग जो है, ये प्रधान और मुख्य सचिव यही सर्वे सरकार, उनको ये पता ही नहीं है कि ये गाँव पर सभा, गाँव पंचायत और ये गांव का जो 29 विभाग, संविधान ने इनको ये अधिकार दिया कि अपनी व्यवस्था चलाएं, ये उनको बिल्कुल नहीं पता। तो जो प्रधान और ग्राम सचिव जो करते हैं उन्हीं पर भरोसा, वो समझते हैं कि यही लोग करते हैं और ऊपर से सरकार का जो हुक्म चलता है वो है। तो ये पहली बात हम लोग समझा। दूसरी बात, हम लोगों ने देखा कि वहाँ गाँव में जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था जो वर्तमान में चल रही है वो किस तरह से चल रही है, वो बहुत ही निंदनीय ढंग से चल रही है। अब वो शौचालय जो 12,000 वाले जो शौचालय थे, तो वो तो बहुत कम दिखे, सब टूट टाट गए, वो ख़त्म हो गए।
हाँ ये जरूर हुआ कि गांव में लोगों ने अपने अपने पैसे से कुछ जो पैसे वाले लोग हैं उन लोगों ने अपने घरों के सामने अच्छे अच्छे शौचालय बना लिए हैं। तो ये बात तो आई, हो सकता है कि वो शौचालय, लेकिन वो जो 12,000 वाले शौचालय हैं वो वो कहीं कहीं हमको लोगों को दिखे, लेकिन वो कहीं उपयोग लायक भी हमको नहीं दिखे। तो ठीक है, गांव में पहले बड़े लोग भी अपने घर में शौचालय नहीं बनाते थे, लेकिन अब ये हुआ कि अब बड़े बड़े लोगों ने, अपने जो पैसे वाले लोग हैं उन लोगों ने अच्छे अच्छे शौचालय बना के अपने यहाँ ये गाँव में बना रखे हैं। तो एक चीज़ देखने की, जो कम्युनिटी सचिवालय जो एक देखने को नाम लेते हैं, जैसे एक जगह हम लोग ने एक 2-3 जगह गए, तो ग्राम सचिवालय जिसका कि बड़ा जोर शोर से बातचीत की गई। तो ग्राम सचिवालय में हम लोग एक गांव में गए, तो गांव से 2-3 किलोमीटर दूर वो ऐसी जगह गांव सचिवालय बनाया था कि वो प्रधान बता रहे थे कि वो गांव सचिवालय है, वहाँ कोई रास्ता ही नहीं। अब वहाँ रास्ता नहीं है, बिल्डिंग तो अच्छी बनी है, लेकिन वहाँ कोई रास्ता ही नहीं है, और यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर 1.5। अब बताइए, अब ये ग्राम सचिवालय इतना लाखों रुपया खर्च करने का, जाने का रास्ता नहीं, ग्राम सचिवालय आपने वहाँ बना दिया। इस तरह से पैसे की बर्बादी, देश के पैसे के लोगों की बर्बादी नहीं करना चाहिए, और ये लोग, सरकार के लोग कर रहे हैं। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि अधिकारी और अफसरों को, नेताओं और अफसरों को तो उस गांव की पीड़ा से तो मतलब है नहीं, उनको गुलाम बना के रखना है, जैसे भी चाहे करें और खाना पूरी करना है। एक जगह ऐसे ग्राम सचिवालय में गए, तो वहाँ की स्थिति बताओ आप। वहाँ ग्राम सचिवालय था, तो वहाँ भी कोई रास्ता नहीं आने जाने का, और गाँव से दूर। खैर वहाँ पहले वाले जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसको तो हम लोग गए नहीं, वो तो प्रधान ने बता दिया कि साहब यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, और धूप में तब तक 2 बजे दिन में हम लोग पहुँचे थे, तो हम लोग नहीं गए। दूसरे जगह एक ग्राम सचिवालय में गए, तो वहाँ भी धूप में पहुँचे, लेकिन वहाँ पहुँचे तो वहाँ सड़क से कोई लिंक नहीं है कि जिसे ग्राम सचिवालय पहुँचे। अच्छी बिल्डिंग बनी है, सोफा मेज कुर्सी लगी है, एक प्रधान का कमरा है, एक सेक्रेटरी कमरा है, कंप्यूटर ऑपरेटर कमरा है, लेकिन शौचालय बहुत बढ़िया अंदर शौचालय बना है, लेकिन न पानी की व्यवस्था है, न शौचालय। और वहीं उन्होंने कम्युनिटी शौचालय बनाया। कम्युनिटी शौचालय क्या आता है कि उसका गड्ढा ही नहीं खोदा है, जो कम्युनिटी शौचालय बन गई, कोई पानी नहीं, कोई शौचालय का सीट ठीक से नहीं वो लगाई नहीं, और गड्ढा ही नहीं बना है। और पता लगा कितने दिन से बना, कहा था ये तो कम से कम करीब 1 साल हो गया, 1 साल हो गया। अब 1 साल की व्यवस्था है और ये सब हुआ नहीं। तो जैसा होता है कि अब कोई ना कोई बहाना तो अधिकारी के पास रहेगा, बता देंगे कि साहब वो नहीं बन पाया, तो वो नहीं बन पाया। मतलब साल भर से ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ कम्युनिटी में। तो अब बताइए, एक तो न कोई रास्ता, न वहाँ कम्युनिटी शौचालय है, वहाँ जाएगा तो कौन जाएगा, और किस बात के लिए शौचालय। फिर ये पता लगा कि इसमें किसी को नहीं पता है कि गांव शौचालय में गांव वालों को कौन सा काम होगा, किसी को नहीं पता है कि कब यहाँ कौन मिलेगा, प्रधान कब बैठेंगे, ग्राम सचिव कब बैठेगा, कंप्यूटर वाला क्या बैठेगा, किसी को नहीं पता कि वहाँ कब कौन बैठेगा, ये किसी को जानकारी नहीं। ये सचिवालय में काम क्या होगा किसी को नहीं पता, बस ग्राम सचिवालय बन गया। तो ये हम लोगों ने वहाँ ये भी पूछा प्रधान से कि भाई ये सचिवालय बन गया, तो क्या ये यहाँ झंडा आप रोज लगाते हैं, राष्ट्रध्वज? तो क्योंकि राष्ट्रध्वज हम लोगों ने जो जगह जगह अपने कार्यक्रम में हम लोग लगा रहे हैं, उसका एक पीछे हम लोग यही मंशा है कि लोगों को अपने आज़ादी का एहसास हो। गांव के लोगों को ये आज़ादी का एहसास नहीं है कि देश भारत आज़ाद हो गया तो गांव की भी जो एक संवैधानिक संस्था है वो भी आज़ाद हो, गांव आज़ाद हो गया, ऐसा उनको एहसास नहीं। तो हम लोग झंडा लगा के उनको कहते थे कि भाई देश ही नहीं आज़ाद हुआ, आप भी आज़ाद हैं, और आप इस तरह से आज़ाद हैं जैसे केंद्र सरकार अपनी व्यवस्था चलाती है, राज्य सरकार अपनी व्यवस्था चलाती है, वैसे ही आप भी आज़ाद हैं और आप भी अपनी व्यवस्था चलाइए। तो हम लोग इस झंडा फहराने के स्थापित करने के बाद हमारी बात बताते रहते थे उनको। इसीलिए हमने पूछा कि सचिवालय में क्यों नहीं झंडा लगना चाहिए। अब सचिवालय में उन्होंने कहीं झंडा दिन में मैंने नहीं देखा कि सचिवालय में रोज़ सुबह झंडा लगाई जाती हो, जैसे कि केंद्र सरकार के सचिवालय में लगाया जा रहा हो या राज्य सरकार के सचिवालय में लगाया जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा ये है कि अगर वो संवैधानिक संस्था केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, तो ग्राम पंचायत है, नाम दे दीजिए, सरकार का कहिए या ग्राम पंचायत कहिए, ये भी एक संस्थानिक संस्था है
और यहाँ भी एक झंडा लगना चाहिए, रोज झंडा लगना चाहिए, ताकि गांव के लोगों को एहसास हो कि हम भी आज़ाद हैं और भारत के संविधान के अनुसार ही हमारे गांव की व्यवस्था चलती है। और ये भी एहसास हो कि झंडे का सम्मान करना भारत के संविधान में हर आदमी का मौलिक कर्तव्य है। तो लोगों को लगेगा कि हम झंडे का सम्मान कर रहे हैं और मौलिक कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। संविधान का से में ही मौलिक कर्तव्य लिखा, तो संविधान के प्रति भी उनको एक सम्मान बढ़ेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें गांव के लोगों में संचारित हो, गांव के लोग इस तरह से इसके महत्व को समझें, ये हमारे देश के नेताओं को, अधिकारियों को इससे कोई लेना देना नहीं। उनको तो बस बार बार मैं कहता हूँ कि उनका बस एक ही उद्देश्य है कि इनको गुलाम बना के रखो, उनकी नेतागिरी चमके और उनकी अफसरगिरी चमके, यही उद्देश्य इन लोगों का रहता है। तो मैंने ये किया कि कम से कम अभी जो गांव में मैं पूरे घूम के आया हूँ, तो और फिर अगला कार्यक्रम मेरा 25 तारीख से फिर शुरू होगा, 25 से 30 तक, जैसा मैंने बताया आजमगढ़ और मऊ में। तो लेकिन मेरा ये भी मैं सोचा कि एक बार जो कुछ भी मैं देख के आया, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी को एक चिट्ठी लिख दो कि देखिए मैं तो ये देख के आया हूँ, और ये सारे वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो कुछ मैंने देखा है सारा वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तो उनको बता दिया। मुझे आशा तो है नहीं कि वो उस पर वो मुख्यमंत्री उस पर कोई एक्शन लेंगे, और वो तो हम अगर ये बात कहेंगे तो सोचेंगे इन लोगों का कोई मोटिवेटेड होगा, कोई इनका उद्देश्य होगा कि सरकार को बदनाम करने के लिए। हमेशा जो सत्ता में बैठे रहते हैं उनके दिमाग में होता है कि अगर कुछ भी अच्छी बात भी बताइए, अच्छी सच्ची बात भी बताइए, तो वो समझते हैं कि वो कोई मोटिवेटेड होगा इसलिए कर रहे हैं। क्योंकि पार्टी वाले तो उनके चमचागिरी करेंगे, पार्टी वाला तो जाके योगी आदित्यनाथ जी से कहेगा नहीं कि गांव में ये गड़बड़ी है, क्योंकि उसको तो चमचागिरी करनी है, उनको तो कुछ पद पाना है, चाहे वो मंत्री हो चाहे जो भी हो, सब चमचागिरी करते हैं मुख्यमंत्री का, और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री करते हैं। तो वो सब तो चमचागिरी में आ जाएगा, वो तो बताएंगे नहीं कि, और कोई अन्य आदि बताएगा तो कहेंगे कि इनका कोई मोटिव होगा, ये सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। ये भले आप कहिए कि हम एक संवैधानिक व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं और निष्पक्षता से बात कर रहे हैं, जो देखे हैं उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन उनसे कोई लेना देना नहीं। फिर भी मेरा अपना कर्तव्य है, जैसे मेरा एक नागरिक के बाद मेरा कर्तव्य है कि गाँव सरकार एक संवैधानिक व्यवस्था है उसको लागू कराएं, उसी तरह एक नागरिक के बाद मेरा एक कर्तव्य है कि जो चीज़ भी संविधान के अनुरूप या संस्थाओं के आदर्शों के अनुरूप या संविधान के आदर्शों, उसकी नैतिकता और संविधान के मूल्यों के जो विपरीत है, अगर उस तरह से चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो कम से कम इतना तो हम कह सकते हैं कि चिट्ठी लिख के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को बता सकते हैं, और वो हम लोग करते हैं। तो उसी बात को ध्यान में रख के मैंने इन चीज़ों से आपको उनको अवगत करा दिया। तो ये एक बात मैं कहूँगा कि हम लोग गांव के लोगों के जहाँ हम लोग गए, गांव के लोगों से, उनके आतिथ्य से, उनके प्रेम से हम लोग बिल्कुल अभिभूत हैं। हमारे जितने सहयोगी थे, उनका एक लंबा सूची है, उनको समय जितने हमने वीडियो डाले हैं हम लोगों ने, उस कारण सब में आप उनके चेहरे दे सकते हैं कौन कौन लोग थे। तो उनका नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, लेकिन यह है कि गांव वालों से हम लोगों की कोई शिकायत नहीं है। और हम लोगों की ये बहुत बड़ा, वास्तव में मैं महसूस करता हूँ कि ये जो काम मैंने आज किया, मुझे 10 साल पहले गांव के लोगों को संवैधानिक व्यवस्था के बारे में बताना चाहिए था। शायद हम लोग पहले बताए होते थे गांव के लोग, और पहले इन जागरूक, लेकिन अब वो जागरूक हैं। देर आए तो चलिए, कितना भी हो, जब भी जागे हो तभी सवेरा। तो गांव के लोग अब धीरे धीरे इस बात को समझने लगे हैं, और मैं समझता हूँ बहुत जल्द ही गांव में एक बहुत ज़बरदस्त अंदर एक जागरूकता फैलेगी, और वो जागरूकता मैं समझता हूँ कि गांव सरकार को लागू करा के रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।